हेलो दोस्तों, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन चैप्टर को सीखने वाले हैं और वन शॉट ये लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि लास्ट तक आप इस लेक्चर को देखिए और नोट्स और पेन लेकर बैठिए ताकि आप नोट्स निकाल सके इस लेक्चर को देखते देखते। तो बिना वक्त वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अगर आपने मेरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले वो लेक्चर देखिए क्योंकि वो पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ये दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम 6 के 6 ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन। और हम इस लेक्चर को पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रखने वाले हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर एक एक लाइन हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो ये लेक्चर आपके लिए है और मैं ट्राई करूंगा कि 1 घंटे के 1 से 1.5 घंटे तक ये चैप्टर हो जाए। अगर उससे लंबा खींचा जाता है तो आई डोंट नो, अभी पता नहीं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर को, तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए, थोड़ा कम में भी हो जाए। देखते हैं कि कितना टाइम में ये लेक्चर खत्म होता है। तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। देखो दोस्तों के बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं और क्या जरूरत है बॉडी फ्लूइड्स की। तो हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड जो है वो है मेनली ब्लड। इसके अलावा एक और होता है लिम्फ, और इनका काम क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो इसेंशियल गैसेस हम इनहेल कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, हम दिन में 2 बार 3 बार खाना खाते हैं, जो हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड उसको लेकर के हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक पहुंचाता है। हम जो गैस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ब्लड उस गैस को, ऑक्सीजन को हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक पहुंचाता है। तुम्हारे टिश्यूज के अंदर, तुम्हारे सेल्स के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होता है, जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनको ये ब्लड ही लेकर के आता है किडनी तक। किडनी से वहां पे फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर। तो ब्लड वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड इसेंशियल एंड हार्मफुल गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऑक्सीजन और CO2 को ब्लड ही लंग से, टिश्यू से लंग्स तक लेकर आते हैं। और हार्मोन्स को भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कराता है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन निकल रहा है तो उसको अगर मान लो कि टेस्टिकल्स तक या ओवरीज तक लेके आना है, जैसे FSH निकलता है, LH निकलता है, तो ये सारे हार्मोन्स ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है इन हार्मोन्स का। तो ब्लड का बहुत सारा फंक्शन है। जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स क्या करते हैं, यहाँ पे हम ब्लड की बात करेंगे बस। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल गैसेस, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, या नाइट्रोजिनस वेस्ट तुम बोल सकते हो। ये सब ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्लड नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होती, उनके पास हार्ट भी नहीं होता है, होता भी है तो 2 चेंबर 3 चेंबर वाला हार्ट है। या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है, तो वो कैसे अपना ट्रांसपोर्ट करते होंगे, इस बारे में भी इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है। इसके लिए हमें ब्लड चाहिए होता है और इसी के लिए सर्कुलेशन भी होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, दे डू नॉट हैव एनी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो इनके अंदर बॉडी ये जो चीजें है इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसका हम एक टेबल बनाते हैं पहले कि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स अपने बॉडी सरफेस से, क्योंकि ये मराइन एनिमल्स है, पानी के अंदर रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स है, तो इनके अंदर पानी चला जाता है और वो पानी ही सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करा देता है, तो इनको ब्लड की जरूरत ही नहीं है, राइट। ठीक है, इसके बाद मैं देखता हूं कि इसके अलावा कौन सा ऑर्गेनिज्म बताया गया है हमें। ठीक है, इसके बाद सीधा ब्लड के ह्यूमंस के बारे में बताया गया है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ नहीं, आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है और फिर हम एक एक कंपोनेंट को सीखने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। जैसे कि ब्लड, फिर ब्लड का कंपोजिशन सीखेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, फिर हम हार्ट को सीखेंगे, फिर हम ब्लड वेसल्स को सीखेंगे। ठीक है, इन्हीं से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। इसके बाद हम सर्कुलेशन कैसे होता है वो सीखेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है वो सीखेंगे, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हम सीखने वाले, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG कैसे होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ब्लड से। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप इसकी नोट्स बना लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों हम अब ब्लड के बारे में सीखने वाले हैं और ब्लड के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या उसका कंपोजिशन होता है, एवरीथिंग अबाउट द ब्लड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ब्लड के अंदर सबसे मेनली दो, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स कॉल्ड प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये दो चीजों से हमारा ब्लड बना हुआ है। कितनी चीजों से? दो चीजों से, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितना होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में। अभी प्लाज्मा में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी याद रखिए कि 55% प्लाज्मा होता है और 45% हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब जिसमें ब्लड सेल्स आते हैं, आरबीसीज आती है, ल्यूकोसाइट्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, प्लेटलेट्स आती है, ये सब फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जो ब्लड के अंदर होते हैं। 55% प्लाज्मा है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, राइट। अभी इस 55% ऑफ प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर होता है। कितना परसेंट? 90 to 92% वाटर होता है। 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। मेनली ये दो चीजें होती है, हालांकि इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, प्लाज्मा के अंदर होती भी है, जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह चीजें होती है, और कुछ मिनरल्स भी होते हैं, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे मिनरल्स भी इसके अंदर होते हैं प्लाज्मा के अंदर। लेकिन मेनली प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स। अभी प्रोटीन्स कौन से होते हैं? मेनली इसके अंदर 3 प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं, फाइब्रिनोजेन, अल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजेन, अल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, ये 3 प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं। अब इनका काम क्या है? तो फाइब्रिनोजेन जो है वो हमें क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अभी ब्लड क्लॉटिंग भी हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं दोस्तों। जब हमें इंजरीज हो जाती है तो तुमने देखा होगा कि हमारा ब्लीडिंग जो है वो अपने आप ही रुक जाता है कुछ समय के बाद। दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म वी हैव इनसाइड अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है फाइब्रिनोजेन, जो बाद में फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। वो कैसे होता है वो हम उस टॉपिक में सीखेंगे। फिर ग्लोब्यूलिन डिफेंस में काम करता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का नाम तुमने सुना होगा, आईजी, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करती है ये हम 12th में सीखने वाले एक्चुअली ज्यादा डिटेल में। अभी के लिए इतना याद रखो कि एंटीबॉडीज आर द वाई शेप प्रोटीन्स, जो तुम्हारी बॉडी में अगर कोई इंफेक्शन हो गया तो उसके अगेंस्ट काम करने में हेल्प करती है एंटीबॉडीज। अल्ब्यूमिन तुम्हारा ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। तो ये फंक्शंस है इन प्रोटीन्स के, फाइब्रिनोजेन, अल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। वाटर हो गया और इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसमें अमीनो एसिड वगैरह आ गए और कार्ब्स आ गए एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स हो गए। ये सारी चीजें दोस्तों, ये सारी चीजें प्लाज्मा में होती है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मेनली आरबीसीज होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसीज होती है, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, वो डिस्क शेप्ड होती है। अराउंड वो 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज होती है, एक क्यूबिक पर एमएम क्यूब। छोटा सा एक पर एमएम क्यूब के अंदर 50 से 55 लाख आरबीसीज होती है दोस्तों। कितने? 5 to 5.1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन मतलब 50 लाख। 50 से 55 लाख तक आरबीसीज हो सकती है एक एमएम क्यूब के अंदर। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर खून होता है, तो सोचो कितनी आरबीसीज होती होंगी। फिर डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज बहुत ज्यादा तो नहीं होती आरबीसीज जितनी, 6 से 8 हजार होती है, 6 से 8 हजार पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। अच्छा, आरबीसी के बारे में आपको और बताता हूं। आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस और दे कंटेन्स हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर पिगमेंट है, रेड कलर। और हीमोग्लोबिन हैज द बाइंडिंग एबिलिटी टू ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, एक हीमोग्लोबिन को 4 ऑक्सीजन बाइंड होता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, राइट। तो जब ऑक्सीजन हमारे आरबीसी में आएगा तो वो हीमोग्लोबिन में जाएगा, हीमोग्लोबिन को बाइंड करके वो उसको लेके जाएगा टिश्यूज के अंदर। तो आरबीसी का मेन फंक्शन तो यही है कि वो गैस ट्रांसपोर्ट कर रही है, ऑक्सीजन एज वेल एज CO2 गैस।
ठीक है। फिर आरबीसीज का लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूं वो होता है 120 डेज का, ठीक है। और वो स्प्लीन के अंदर उनका ग्रेव यार्ड क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन करके हमारा एक इम्यून सिस्टम का ही एक ऑर्गन है जहां पर आरबीसीज 120 दिन के बाद वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद आरबीसीज जो है वो बनती कहां पर है, तो वो बनती है फॉर्म इन रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो किधर होता है, बोन्स के टर्मिनल एंड पे, वहां पर कैविटीज के अंदर छुपा होता है ये रेड बोन मैरो, जहां पर आरबीसीज बनती है। 120 दिन तक एक आरबीसी जिंदा रहेगी, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और कहां पर डिस्ट्रॉय होगी, स्प्लीन के अंदर, राइट। सो दिस वाज अबाउट आरबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर का होता है, इसी वजह से हमारा खून भी रेड कलर का होता है। फिर डब्ल्यूबीसीज आप देख सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी दो तरह की होती है। एक तो होती है डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है, और ल्यूकोसाइट्स दो तरह की होती है। एक तो होती है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरी होती है अग्रैन्युलोसाइट्स। तो जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो ग्रैन्युलोसाइट, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स है दोस्तों। और अग्रैन्युलोसाइट्स में आती है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट डोंट कंफ्यूज इट विद ल्यूकोसाइट्स। लिम्फोसाइट में और दो तरह की सेल्स आती है, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी में और 4, टी में और 4 आती है, लेकिन उसका नाम दिया नहीं अभी के लिए तुम्हें। इस क्लास के अंदर तुम हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। जैसे बी लिम्फोसाइट्स, बी हेल्पर सेल्स होती है, बी प्लाज्मा सेल्स होती है जो एंटीबॉडीज बनाती है, टी हेल्पर सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स होती है। ये भी डब्ल्यूबीसीज के बहुत सारे टाइप्स है और भी, लेकिन अभी के लिए तुम इतना याद रखो, ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स आर हैविंग न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये फैगोसाइटिक सेल्स होती है। फैगोसाइटिक मतलब जब भी तुम्हारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शियस एजेंट को वो अपने अंदर फैगोसाइटोसिस से अपने अंदर ले लेगी। फैगोसाइटोसिस जैसे अमीबा करता है, अपने अंदर ले लेगी, उसको इसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक देगी और दूसरे सेल्स को बताएगी कि ये देखो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। दैट इज फैगोसाइटोसिस। वो कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स करते हैं। तो ये सबसे पहले डील करते हैं कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो। मैक्रोफेजेस भी आते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि इन्हीं से बनते हैं बाद में जाकर मोनोसाइट से। फिर इओसिनोफिल्स से एलर्जिक रिएक्शंस जो भी होते हैं तुम्हारे बॉडी में उसको डील करते हैं ये इओसिनोफिल्स। हाँ, इनमें भी 60%, 65% तो न्यूट्रोफिल्स ही है। इओसिनोफिल, बेसोफिल सबसे कम होती है, 0.5 to 1% ही होती है। और कुछ 5-10% इओसिनोफिल्स होती है। देख लेना, एनसीईआरटी में जो भी एक्यूरेट नंबर है उसी को आपको याद रखना है। वैसे मैं डाल दूंगा इसके नीचे, अभी डाल देते हैं, रुकिए। तो इओसिनोफिल्स दोस्तों 2 से 3% ही इओसिनोफिल्स होती है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी में नंबर दिया हुआ है आपको 2 से 3% ही याद रखना है। इओसिनोफिल्स 2 से 3%, ये 0.5 to 1%। और जो न्यूट्रोफिल्स है उसका नंबर दिया 60 to 65%, 60 to 65%। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। बेसोफिल्स सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये सारे है डब्ल्यूबीसीज। इसके बाद लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं दोस्तों, प्लेटलेट्स आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स करके सेल्स होते हैं जिनके टुकड़े होने के बाद वो प्लेटलेट्स बन जाती है। और इनका सबसे मेन काम ब्लड क्लॉटिंग में ही होता है। ब्लड क्लॉटिंग में ये काम आती है। इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करती है, जो जिसकी मदद से ब्लड क्लॉटिंग हो पाता है। इसका भी नंबर दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो नंबर भी हम लिख लेंगे। जैसे 1.5 लाख से 1,50,000 से 3,50,000 तक पर mm³। 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक प्लेटलेट्स होती है पर mm³ ऑफ ब्लड। और क्या करेंगे प्लेटलेट्स, ये जो फाइब्रिन था यहाँ पर, कहा गया फाइब्रिन, ये फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा बाद में। ये फाइब्रिन ऐसे जैसे हमारे क्लॉथ के अंदर कोई थ्रेड्स होते हैं ना, उसके अंदर ये प्लेटलेट्स घुस जाएंगे। जैसे फाइब्रिन ऐसे नेटवर्क बना लेता है थ्रेड का, और प्लेटलेट्स जाकर वहां पर बाइंड हो जाते हैं ताकि एक ब्लड क्लॉट बन सके, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रहा है, जब इंजरी होती है हमें, तो उसकी ये निकल सके उसमें से, सॉरी ब्लीडिंग ना हो सके, ब्लीडिंग रुक सके उसमें से, ठीक है। दिस वाज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
और फिर हम मूव करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप्स। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स कैसे डिसाइड होते हैं और कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? तो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो जैसे कि आरबीसी देखिए, आरबीसी मान लो कि ये एक आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अब इस आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन है, मान लो ये आ गया ए एंटीजन। अगर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अभी आप पूछोगे कि एक ए एंटीजन क्या होता है सर? तो एंटीजन किसी भी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट एक ऐसा एक मॉलिक्यूल है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका आइडेंटिटी है। हर सेल का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, वैसे ही उसका एक एंटीजन है जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज फॉर्म हो सकती है, वो एंटीजन होता है। इट इज लाइक अ फ्लैग ऑफ दिस सेल कि ये ए एंटीजन है। तो दो ही तरह के एंटीजन होते हैं यहाँ पर, तो एबीओ सिस्टम के अंदर या तो आपके बॉडी में ए एंटीजन होगा या फिर आपके बॉडी में बी एंटीजन होगा आरबीसी के ऊपर। तो अगर आपका ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए ब्लड ग्रुप। अगर आपका बी एंटीजन है आरबीसी के ऊपर तो बी ब्लड ग्रुप। अगर मान लो कि आपके आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन है तो आपका क्या हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। और मान लेते कि आपके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अगर आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन है, ए बी ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। इस एंटीजन के अगेंस्ट में आपके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती है। तो अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो यहां पर आपके पास प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी। यहां पर एंटी ए, यहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं, और यहां पे एंटी ए बी। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इतना याद रखो बस, आपके पास ए एंटीजन है तो आपके पास एंटीबॉडी बी होगी। एंटी बी है एक्चुअली वो, लेकिन बी याद रखो, ए बी। बी है तो ए बी है तो कोई नहीं, और ओ है तो दोनों एंटीबॉडीज होगी। इतना याद क्लियर है? तो इस हिसाब से कितने ब्लड ग्रुप हुए? ए बी ओ, 4 हो गए। अभी पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है वो डिसाइड करता है आरएच एंटीजन। अभी व्हाट इज आरएच एंटीजन? आरएच फॉर रेसस मंकी। देखो ये दोस्तों मंकी की एक प्रजाति है जिसके अंदर सबसे पहले ये आरएच एंटीजन मिला था, लेकिन ये आरएच एंटीजन ह्यूमंस में भी होता है, ये हमें बाद में पता चला। और कितने ह्यूमंस में? तो 80% ऑफ ह्यूमंस में आरएच एंटीजन होता है। 80% humans also have this RH antigen। मतलब हर 100 में से 80 लोगों को का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। जिसमें भी RH एंटीजन है वो पॉजिटिव, जिसमें RH एंटीजन नहीं है वो निगेटिव। तो मान लो कि इस ए के साथ, मान लो कि इस ए के साथ RH एंटीजन है तो ये ए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इस बी के साथ एंटीजन है आरएच एंटीजन तो ये बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं है तो निगेटिव हो जाएगा। सिर्फ अकेला ए है तो ए निगेटिव, आरएच है तो ए पॉजिटिव, अकेला बी है तो बी निगेटिव, बी के साथ आरएच है तो बी पॉजिटिव, ए बी के साथ आरएच है तो ए बी पॉजिटिव। और अगर कोई एंटीजन नहीं है, बस आरएच एंटीजन है तो वो ओ पॉजिटिव होगा, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो निगेटिव होगा। तो कितने हो गए? 8 हो गए टोटल। ठीक है, अब ये सारी चीजें देखनी पड़ती है जब हम ब्लड को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ह्यूमन टू अदर ह्यूमन। ए वाले का ग्रुप ए वाले को ही चलेगा, लेकिन पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव को, निगेटिव वाले को निगेटिव। अभी कौन किसको डोनेट कर सकता है ये अब देखेंगे हम। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास जो एंटीजन होगा वो खून अगर किसी और के अंदर जाता है जिसके पास वो एंटीजन नहीं है, तो उसकी बॉडी उस एंटीजन को एज अ पैथोजन समझ के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी और वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और उस इंसान की डेथ वहीं पर हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव वाले को ही ट्रांसफर किया जाता है, ए वाले का ए वाले को ही, ए पॉजिटिव का ए पॉजिटिव को ही, ए निगेटिव। लेकिन कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसे हैं जो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें आता है ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ निगेटिव के अंदर कोई एंटीजन नहीं है। एनसीईआरटी में बस ओ लिखा हुआ है, लेकिन एक्यूरेट है उसका ओ निगेटिव। ओ निगेटिव इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर।
क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी, तो किसी को भी दे सकता है। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। ओ नेगेटिव पहले तो रेयर है, तो वो किसी को भी ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। और ए बी पॉजिटिव, इट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ए वाले से भी ले लेगा, बी वाले से भी ले लेगा, ए बी वाले से भी ले लेगा, ए बी पॉजिटिव से भी ले लेगा, ए बी नेगेटिव से भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास तीनों एंटीजन है। तो कोई भी एंटीजन आ जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ता, एंटीबॉडी है ही नहीं उसके पास। समझ गए? सो दिस वाज अबाउट ब्लड ग्रुप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम मूव करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। शॉर्ट में आप इसको ब्लड क्लॉटिंग भी बोल सकते हो। जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो हमारा ब्लड अपने आप ही कोएगुलेट या क्लॉट कैसे होता है, ये अब हम देखेंगे। मान लो कि ये आपका हाथ है, ठीक है, और इसके अंदर ये आपकी, मान लो कि यहां पर एक ब्लड वेसल है, और मान के चलते आपको यहां पे एक कट लग गया, यहां पे कट लग गया, एक चाकू छुरी से मान लो कि कट लग गया, ठीक है। अभी इस ब्लड कैपिलरी या फिर ब्लड वेसल जो भी है, जो कि टूट गई, तो यहां से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा, खून निकलना स्टार्ट हो गया, राइट। अभी इसकी वजह से होगा ये कि ज्यादा खून ना बह जाए, ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी में ऑलरेडी एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। और वो कैसे होता है, देखिए आपके बॉडी में होता है फाइब्रिनोजेन। कहां पर होता है ये अभी हम देख चुके हैं। प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में ये सब्सटेंस होता है, इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म, जो कि ये होने के बाद प्लेटलेट से कुछ फैक्टर्स निकलेंगे जिसकी वजह से फाइब्रिन में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन खुद इनएक्टिव स्टेट में होता है इससे पहले, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो पहले तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, कौन करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज। ये एक्चुअली एक एंजाइम नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम जो कि बनता है जब ये होगा, तब ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स जो इसको बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज बनते ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। जैसे ही थ्रोम्बिन बना, फाइब्रिनोजेन को वो फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही फाइब्रिन बना, वैसे ही फाइब्रिन एक लंबा लंबा प्रोटीन है, धागो जैसा, ये धागे यहां पे आ जाएंगे ऐसे। इसको अगर मैं झूम करके दिखाऊं तुम्हें, ये धागे ऐसे आ गए, फाइब्रिन के धागे, और इन धागों के अंदर प्लेटलेट्स जाकर के अटक जाती है ऐसे। ये प्लेटलेट्स है, क्या ये प्लेटलेट्स, और ये क्या है? फाइब्रिन। प्लेटलेट्स के अटकने की वजह से ये पूरा क्लॉट बन गया, जो इस कैपिलरी को या ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा ताकि इससे ज्यादा खून ना बहे। इसमें कैल्शियम भी हेल्प करता है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हेल्प करते हैं, रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स। लेकिन मोटा मोटी प्लेटलेट्स, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन का बहुत बड़ा रोल है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। सो दिस इज हाउ योर ब्लड कोएगुलेट्स। इसको आप फिर से मैं एक बार समअप कर दूं। फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव है, इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन पहले होता है प्रोथ्रोम्बिन, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाएगा, फाइब्रिन आएगा, उसमें प्लेटलेट्स अटकेंगे और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। दिस इज अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम लिम्फ सीखने वाले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम इसको मैं इरेज करता हूं, फिर हम लिम्फ सीखेंगे। तो दोस्तों लिम्फ क्या होता है, इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। तो मान लो कि ये आपका एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स है, सेल्स के बीच में होता है ये टिश्यू फ्लूइड, या इसको हम इंटरस्पेशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। और इन सेल्स को खाना पहुंचाने के लिए आती है तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेकर टिश्यू में आ रही है। टिश्यू से, इन ब्लड कैपिलरीज से खाना जाएगा, फ्रॉम दिस टिश्यू फ्लूइड को पास करके वो सेल्स तक जाएगा। और जब ये हो रहा है तो इसके साथ साथ बहुत सारा वाटर अलोंग विद सम मेजर न्यूट्रिएंट्स एंड बहुत सारे मिनरल्स इसमें आ जाते हैं टिश्यू फ्लूइड के अंदर। इसको वापस से ब्लड
सर्कुलेटरी सिस्टम में डालना है तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम्स की होती है लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स इसमें से सारा ये कलेक्ट करके मेजर वेन्स में डाल देती है। और जब देखो इससे जब न्यूट्रिएंट्स निकलकर सेल्स में जा रहे थे तो आरबीसीज नहीं निकलती है, लार्ज प्रोटीन्स नहीं निकलते हैं, लेकिन छोटे छोटे सब्सटेंसेस अलोंग विद द वाटर ये निकल जाते हैं। इसको वापस से डालना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। इसके लिए हमारे पास क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम और उसकी है लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स इसको वापस से ड्रेन करेगी और डाल देगी मेजर वेन्स के अंदर। तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलते हैं हम लिम्फ। और ये लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, बहुत सारे इम्यूनी सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, जो कि इम्यूनी सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं हमें। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द लिम्फ। अभी हम इसके आगे वाला टॉपिक सीखने वाले हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवेज, कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और ह्यूमंस में कैसे होता है, ये हम उसके बाद देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवेज देखने वाले हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर। ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ये क्या होता है, अब हम ये देखते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कोई भी ब्लड वेसल्स, मेजर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी और हार्ट सीधा पंप कर देगा खून को, तो बॉडी कैविटीज के अंदर खून चला जाएगा, हमारे जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर से नहीं बहेगा, तो वो हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये प्रिमिटिव एनिमल्स और जो लोअर एनिमल्स है उनमें ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि आर्थ्रोपॉड्स और मोल्यूस्क के अंदर, जैसे हमने इंसेक्ट्स में देखा है, कॉकरोच के अंदर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलेट्स से लेकर कॉर्डेट्स, जो मेजर एनिमल्स है, हायर एनिमल्स है, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो उनमें खून जो नसों के अंदर बहेगा, बॉडी कैविटीज में नहीं जाएगा। इस केस में सेल सीधा ब्लड के अंदर नहा लेती है, हमारे सेल्स का ब्लड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। वेसल्स उसको लेकर के टिश्यूज में जाती है, ब्लड कैपिलरीज उसको लेकर के टिश्यूज में जाती है ब्लड को लेकर के, और फिर वो न्यूट्रिएंट्स या वो गैसेस हो वो सीधा डिफ्यूज कर जाते हैं टिश्यूज के अंदर, लेकिन ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है सेल्स के साथ, जो कि आर्थ्रोपोड और मोलस्क के अंदर है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। पहले तो हम हार्ट की बात कर लेते हैं कि किसके पास कितने चेंबर का हार्ट है। तो फिश के पास 2 चेंबर का हार्ट होता है, मतलब एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होगा। एम्फीबियन रेप्टाइल के पास 3 चेंबर का हार्ट होता है। याद रखिए रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का, जिसके पास 4 चेंबर का हार्ट है। और बर्ड्स और मैमल्स का तो आपको पता ही है, जिसके पास 4 चेंबर का हार्ट होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। इसमें 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, इसमें 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। याद रखिए 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, इसमें 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, इसमें 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब नीचे वाले चेंबर, एट्रियम मतलब ऊपर वाले चेंबर। तो फिशेस में जो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो हार्ट जो है वो खून को पंप कर देगा, वो गिल्स के पास जाएंगे, गिल्स में गैस एक्सचेंज होगा, और फिर से वो टिश्यूज के पास जाएंगे, टिश्यूज में फिर गैस एक्सचेंज होगा, फिर टिश्यूज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट के पास आएगा। तो एक ही बार में हार्ट के पास ब्लड आ रहा है, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पर 3 चेंबर वाले में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन हुआ, यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। ये कैसे होगा? अभी फिशेस के अंदर ये हार्ट है, हार्ट से गिल्स के पास जा रहा है, गिल्स से बॉडी टिश्यू के पास जा रहा है, बॉडी से वापस हार्ट के पास आ रहा है। दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट में क्या होगा? दिस इज हार्ट, दीज आर द 3 चेंबर। यहां पे आएगा, दिस इज राइट वाले में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वाले में आएगा एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेंट्रिकल्स में जाकर ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा, और फिर ये मिक्स्ड ब्लड जाएगा बॉडी के पास, मिक्स होके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग नहीं जा रहा है। दैट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जो एम्फीबियन और रेप्टाइल में हो रहा है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि उसमें 4 चेंबर वाला हार्ट है। और हम में कैसे होता है? जिनके पास 4 चेंबर वाला हार्ट है, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस भी इसमें आते हैं, तो इसमें होता है डबल सर्कुलेशन। और ये कैसे होता है ये हम ह्यूमन वाले केस में पढ़ने ही वाले, लेकिन अभी के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। आपके पास 4 चेंबर का हार्ट है, ऊपर 2 एट्रियम, नीचे 2 वेंट्रिकल्स। ये आपकी राइट वाली साइड है, मान ले राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वाले साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट वाली साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर वो लेकर लंग्स में जाएगी, लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन लेकर राइट एट्रियम में लाएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर एओर्टा लेकर के उसको बॉडी के पास जाएगी। एओर्टा से फिर ब्लड टिश्यूज के पास जाएगा, टिश्यू से फिर वेना कावा लेकर के राइट एट्रियम में डाल देगी।
ये कैसे होता है एग्जैक्टली हम आगे पढ़ने वाले, लेकिन आप देख सकते हो कि राइट वाली और लेफ्ट वाली साइड में अलग अलग खून बह रहा है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले अगले टॉपिक के अंदर, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।